Hello students, welcome to LU Update, and today we are going to solve another 150 questions related to BCom and MCom entrance examination. So this video is very most IMP and relevant to those students who are preparing for their BCom and MCom entrance examinations, and this will also cover the questions which can be asked in many exams related to commerce stream. So I would like to advise all of you to watch this video till the end, and this will cover most of your questions related to any examination. And students, if you have not downloaded our LU Update app, then you go and download our LU Update app from the Google Play Store, and for more beneficial videos like that, please subscribe our LU Update channel. So let's begin our today's paper, and we will start from first question. So what is the defect of the barter system? A, lack of double coincidence of bonds. B, difficulty in store of value. C, difficulty in the measurement of value. और D, all of these. So barter system का डिफेक्ट क्या है? तो मतलब कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनकी डबल कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं. देन डिफ़िकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि जो पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कमोडिटी एक्सचेंज होता था उसको स्टोर करने के लिए. जैसे कि हम आज हम करेंसी यूज़ करते हैं तो उसको स्टोर कर सकते हैं, बट उस टाइम जो बार्टर सिस्टम था तो वहाँ पे कमोडिटी वाज यूज्ड एज वैल्यू. सो वी कांट यूज़ कमोडिटी फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कोई भी कमोडिटी को हम लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते. देन सी, डिफ़िकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यानी कि जो बार्टर सिस्टम था वहाँ पे डिफ़िकल्टी था मेजरमेंट के. सपोज किसी ने अगर राइस लिया है तो दे आर एक्सचेंजिंग अगेंस्ट पल्सेस और एनीथिंग एल्स, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू में भी डिफ़िकल्टी होती थी. सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज आएगा. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी? इसमें से कौन सा क्रेडिट मनी है? ए, चेक एंड ड्राफ्ट. बी, प्रॉमिसरी नोट. सी, एक्सचेंज नोट. डी, ऑल ऑफ दिस. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट बिकॉज ये सारे क्रेडिट मनी में इंक्लूडेड है. देन विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी, यानी कि कौन सा इसमें कैश यानी मनी के मतलब इक्वल उसकी वैल्यू है? ए, बॉन्ड्स. बी, इंश्योरेंस पॉलिसी. सी, सिक्योरिटीज. और डी, ऑल ऑफ दिस. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट क्योंकि ये सभी चीज़ें नियर मनी में आती हैं. Which of the following is the feature of money? A, general acceptability. B, homogeneous unit. C, liquid asset. D, all of these. So यहाँ पे मनी का कौन सा फीचर है? तो एक तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी करेक्ट है. होमोजीनियस यूनिट, यानी कि एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए एक ही जैसा उसका मतलब वैल्यू सेम रहती है. देन सी, लिक्विड एसेट, यानी बहुत ज़्यादा लिक्विड एसेट है. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं? करेक्ट हैं. ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में ए, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो. बी, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो. सी, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट. डी, इंक्रीज बैंक रेट. सो अगर जो सेंट्रल बैंक है उसको इन्वेस्टमेंट एनकरेज करनी है इकोनॉमी में, मतलब हमारी कंट्री में, तो वो क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कैश रिजर्व रेशियो कम कर देगी, बढ़ा देगी. ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ओपन मार्केट में सेल करेगी. डी, इंक्रीज बैंक रेट. तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर रहेगा यहाँ पे रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि अब जब देखो जब उसको क्या करना होता है, बैंक सेंट्रल बैंक को इन्वेस्टमेंट कम करना है तो वो क्या करेगी, जो है वहाँ पे तो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देती है. ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है कि उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है तो वो कैश रिजर्व रेशियो क्या करेगी, कम कर देगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करेंगे लोग. नाउ institution that accept deposit for lending purpose is known as A, commercial bank. B, central bank. C, government. और D, public. So ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है लोग मतलब लोगों से, पब्लिक से एक्सेप्ट करता डिपॉजिट
लोन के लिए या कोई भी लेंडिंग पर्पज़ के लिए, तो ऐसा जो होती हैं वो होती हैं कमर्शियल बैंक। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक के कौन से फंक्शन है? ए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बी क्रेडिट क्रिएशन, सी एजेंसी फंक्शन, डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे सभी करेक्ट होंगे, ये सारे फंक्शंस कमर्शियल बैंक के होते हैं। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय ए रेजिंग रेपो रेट, बी रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, बाइंग सी बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सेंट्रल बैंक क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है, तो कैसे? तो यहाँ पे आएगा डी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जब वो सिक्योरिटी बढ़ाएगी तो लोग क्या करेंगे कि जो है इस तरह से जो है उसको परचेस करेंगे। सो ये आएगा। Now giving permission to withdraw money by an amount more than deposited to it's known as A advance, B overdraft, C loan, D none of these। यानी कि मनी विड्रॉ करने की परमिशन देना, जितना अमाउंट डिपॉजिट है उससे ज़्यादा, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट एंड 1 rupee note in India? A Ministry of Finance, B RBI, C Ministry of External Affairs, D State Government। So students please remember that कि जितने भी मिंट या 1 रुपी कॉइन होते हैं ये सभी चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर जो है ऑफ इंडिया वो सर्कुलेट करते हैं। और अगर यहाँ पे मनी पूछा होता तो आरबीआई आता, क्योंकि सिर्फ मनी है जो आरबीआई सर्कुलेट करता है, बट 1 रुपी नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? ए 1947, बी 1948, सी 1951 और डी 1957। सो इट वाज स्टार्टेड इन 1957। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Now Indian monetary system is based on A paper standard, B metallic standard, C gold standard, D credit money standard। so हमारा जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है किस पे बेस्ड है? तो यू मस्ट रिमेंबर दैट कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन पेपर स्टैंडर्ड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया? ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी एसबीपी और डी पीएनबी। तो पूछ रहे हैं कि इंडिया की एपेक्स यानी मेन बैंक कौन सी है? सो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि आरबीआई हमारी मेन बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। हु हैज़ द राइट ऑफ नोट इशू? ए सेंट्रल बैंक, बी कमर्शियल बैंक, सी गवर्नमेंट, डी कोऑपरेटिव बैंक। सो जो कोई भी किसी भी कंट्री की बात करें, हमारी इंडिया की बात करें, तो हमारी इंडिया में भी जो नोट इशू है उसकी राइट है सेंट्रल बैंक के पास, दैट इज़ आरबीआई। Which of the following is the function of a central bank? A issue of notes, B banker to the government and banks, C supply and control of money, D all of these। सो इसमें से कौन सा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का? ए इशू ऑफ नोट्स, बी बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंक, सी सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी, डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट बिकॉज सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक्स, एंड ये सप्लाई और कंट्रोल करता है मनी को। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद आरबीआई इज कॉल्ड, यानी कि जो टोटल डिपॉजिट का रेशियो रखना होता है कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उससे देखो या डिपॉजिट्स की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन 4 दिए हैं। ए स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, बी डिपॉजिट रेशियो, सी कैश रिजर्व रेशियो, डी लीगल रेशियो। सो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, कैश रिजर्व रेशियो। Demand deposits include A saving account deposits and fixed deposits, saving account and current account deposits, C current account deposits and fixed deposit, D all type deposit। तो demand deposits में आएगा saving account and current account deposits। so option B will be correct। वॉट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी थी? लिमिटेड नीड्स, बी लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, सी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, डी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें नेसेसरी कंडीशंस हैं बार्टर सिस्टम की। वॉट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम? ए सिंपल सिस्टम, बी मोर म्यूचुअल कॉपरेशन, सी नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, डी ऑल ऑफ द अबव। सो बार्टर सिस्टम के एडवांटेज क्या है? तो एक तो सिंपल सिस्टम था, करेक्ट, उसमें म्यूचुअल कॉपरेशन था, करेक्ट, नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज,
कोई मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ नहीं था, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें एडवांटेज में आती हैं। विच वन इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ द बार्टर सिस्टम? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, डिफ़िकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डी ऑल ऑफ अबव। सो यहाँ पे सारी चीज़ें बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टी है, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन? सो किस तरह से मतलब जो मनी आया है तो पहले कौन कौन सा आया था उस तरह से इवोल्यूशन बताना है। ए कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी। बी कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी। सी क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी। डी नन ऑफ अबव। सो यहाँ ऑप्शन बी आएगा क्योंकि सबसे पहले कमोडिटी मनी आया था, देन मेटल आया था, फिर पेपर आया था, फिर क्रेडिट मनी आया था। So option B will be correct. Bank is what money money is what money does. Who said it? कि मुद्रा पैसा वो है जो पैसा कर सकता है, तो ये किसने कहा था? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं हॉर्ट्रे विथर्स, बी हॉर्ट्रे, सी थॉमस एंड डी कीन्स। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हॉर्टली विथर्स। Which one is included in the primary function of money? A medium of exchange, B measurement of value, C, D store of value और both A and B। so इसमें से जो है कौन सी चीज़ प्राइमरी इंक्लूडेड है? तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज आएगा और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ये दोनों प्राइमरी फंक्शन में आते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Which one is included in the secondary function of money? To make deferred payments, B store of value, C transfer of value, D all of these। so यहाँ पे पूछा है कि सेकेंडरी फंक्शन में क्या आएगा, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, डिफर्ड पेमेंट्स करना, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Money is a pivot around which the whole economic clusters. Who said it? A Keynes, B Robertson, सी मार्शल, डी हॉटरे। सो मनी वो है जो मनी एक पिवट है, ठीक है, एक बोलते हैं ना एक एक्सिस है जिसके अराउंड सारी चीज़ें इकोनॉमिक चीज़ें घूमती हैं। वो ये डेफिनेशन दी थी मार्शल ने, ये हमने हमारा जो प्रीवियस 150 क्वेश्चन है वहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है। नाउ विच वन इज़ द बैंक टू द पब्लिक? सो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत है कि बैंक टू द पब्लिक कौन सी आएगी। तो पब्लिक की बैंक होती है कमर्शियल बैंक, जहाँ पे वो एक्सेप्ट और बैंक में लोन्स एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स डिपॉजिट लेंड करते हैं और जो भी और एक्सेप्ट करते हैं उनके डिपॉजिट। The primary function of commercial bank is accepting deposit, advancing loan, C credit creation, D all of these। so commercial bank के सारे काम होते हैं, so option D correct होगा, ठीक है। डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, करंट डिपॉजिट, बी सेविंग डिपॉजिट, सी टाइम डिपॉजिट्स और डी ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट क्योंकि कमर्शियल बैंक ये सारे ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस्ड बाय द कमर्शियल बैंक? किस तरह का लोन दिया जाता है कमर्शियल बैंक से? कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, सी लोन एंड एडवांस एंड डी आएगा ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी चीज़ें कमर्शियल बैंक लोन देती है। Then which function is the secondary function of commercial bank? A agency function, B general utility function, C social function और D all of these। तो इसमें सेकेंडरी फंक्शन में सभी आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। Now which is the agency function of commercial bank? A advancing loan, B accepting deposit, C act as a trustee, D locker facility। so यहाँ पे ऑप्शन C आएगा, एक्ट एज एन ट्रस्टी, ये एजेंसी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन CRR, क्रेडिट मनी इंक्रीज होगा जब CRR, तो CRR कम किया जाएगा, यानी कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो क्रेडिट मनी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ए क्या है कि जो है करेक्ट रहेगा। Which of the following is the function of central bank? A monopoly of note issue, B banker to the government, C custodian of foreign exchange reserve, D all of these। so यहाँ पर से जो नोट इशू है वो भी RBI करता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है, एंड देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टेडियन भी है। सो ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, सी टू प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, डी
ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना ही क्रेडिट कंट्रोल का क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव। विच वन इज ट्रू, बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज रेडी टू गिव क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। बी बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट। सी बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें करेक्ट हैं। विच इज़ नॉट अ क्वान्टिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यहाँ से कौन सी मेथड क्वान्टिटेटिव नहीं क्रेडिट कंट्रोल की। सो बैंक रेट, मोरल सुएशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंज इन CRR। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, मोरल सुएशन। ये क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है। नाउ एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स असेट इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड, कि हर एक बैंक को कुछ परसेंटेज जो है असेट का एज ए कैश रखना होता है किसी भी तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व बोलेंगे कि स्टेटूटरी लिक्विड रेशियो, या सी बोथ ए एंड बी, और डी ऑल नन ऑफ अबव। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं स्टेटूटरी लिक्विड रेशियो। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1935 को स्टैब्लिश हुई थी और 1949 को नेशनलाइज हुई थी। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विद, तो मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, सो ऑप्शन ए पब्लिक एक्सपेंडिचर, बी टैक्सेस, सी पब्लिक डेप्ट, डी ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, अब यहाँ से क्वालिटेटिव मेथड कौन सी है, तो वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएशन इन बैंक रेट। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड कौन सी है, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट ये आएगा। विद विच नरसिम्हम कमिटी इज रिलेटेड टू, तो नरसिम्हम कमिटी किससे रिलेटेड है, टैक्स रिफॉर्म, बी बैंकिंग रिफॉर्म, सी एग्रीकल्चर रिफॉर्म, सी डी इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि नरसिम्हा कमिटी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का कस्टोडियन किसके पास है, तो ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और डी LIC ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा। नाउ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया बिगेन इन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कब बिगेन हुए थे, 1991 में हुए थे। कब हुए थे, 1991 में। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फॉर रिवाइवल एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वीक बैंक्स टू द पब्लिक सेक्टर विच कमिटी वॉज स्टैब्लिश, यानी कि जो वीक बैंक्स हैं उनके रिवाइवल और रिस्ट्रक्शन के लिए जो है बैंक ने पब्लिक सेक्टर के साथ मिलके काम किया था। इसके लिए कौन सी कमिटी कंस्टिट्यूट की गई थी, तो आएगा वर्मा कमिटी। ऑप्शन ए विल बी वर्मा कमिटी। देन so banking ombudsman scheme was announced in the year, option A 1990, B 1995, C 1997 और D 2000। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है 1995 में अनाउंस की गई थी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। The major objectives of monetary policy are increase in output and employment, B stability in foreign exchange, C price stability, D all of these। So जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, फॉरेन एक्सचेंज में स्टेबिलिटी लाना, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई, सो मनी सप्लाई कौन रेगुलेट करता है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 14 बिग शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वेर नेशनलाइज्ड इन, 14 जो शेड्यूल बैंक्स कमर्शियल बैंक्स थी वो कब नेशनलाइज हुई। सो ऑप्शन जो है 1949, 1955, 1969 और डी 2000। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1969 आएगा। नाउ नरसिम्हम कमेटी इज रिलेटेड टू, तो नरसिम्हम कमेटी किससे रिलेटेड है, अभी हमने बताया था, तो वो आएगा इम्प्रूवमेंट इन बैंकिंग। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देन विच वॉज इंक्लूडेड इन द परव्यू ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम,
तो ऑल शेड्यूल बैंक्स, बी कोऑपरेटिव बैंक्स, सी कमर्शियल बैंक्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आएगा ऑल शेड्यूल बैंक्स, सॉरी यहाँ पे सभी आएगा, ऑल शेड्यूल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डी कमर्शियल बैंक्स और डी ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सो किस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही सेपरेट होते हैं। सो ए सोल प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनरशिप, सी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, डी कंपनी। सो यहाँ पे करेक्ट आएगा कंपनी, ऑप्शन डी करेक्ट। देन इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम अ कर्ता हैज़, कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम है तो वहाँ पे कर्ता की क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी और डी नॉन ऑफ अबोव। सो कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम होता है वहाँ पे कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, बी वन मैन मेनी वोट्स, सी बोथ एन बी और डी नॉन ऑफ अबोव। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है फॉलो क्या करती है, तो वन मैन वन वोट होता है, यानी जिसके पास जितना जो है जितना उनके शेयर है तो उससे कोई मतलब नहीं होता, कोई भी पर्सन सिर्फ एक वोट कर सकता है। नाउ इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इलेक्टेड बाय, जो भी पब्लिक या जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन इलेक्ट करता है, तो ए गवर्नमेंट, बी शेयर होल्डर्स, सी एम्प्लॉयज़ और डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आएगा शेयर होल्डर्स। देन ऑप्शन बी करेक्ट। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग ऑन अ बैंकिंग बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन, यानी कि जब भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 10 होते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। अगर यहाँ पे जनरल पूछे होते, ठीक है, जनरल के कितने आते हैं तो उसके 20 होते हैं, ठीक है। नाउ फॉर अ पार्टनरशिप फर्म comprising of professionals who are governed by a separate act, the maximum number of partner can A 50, B 20, C 100, D 20। सो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि सेपरेट एक्ट से गवर्न किए जा रहे हैं तो वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होंगे, तो 50 होंगे। और कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी में एक्सक्लूड करने के बाद प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पे करंट मेंबर कितने, तो कितना आएगा 200। सो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। प्रॉफिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शेयर, दिस इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ। प्रॉफिट को जो है कह रहे हैं शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो है ए सोल प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनरशिप, सी जॉइंट स्टॉक कंपनी, डी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो ऑप्शन जो है यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी प्रॉफिट या हो या लॉस हो वो शेयर नहीं किया जाता। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू a number of parts, each such part is called। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जो कंपनी है उसकी कैपिटल को स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, शेयर कहा जाता है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज रेफरेंस एज, जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसके हेड को बोलते हैं कर्ता। Then a business organization is formed to provide members residential accommodation at reasonable rates. The business organization is an example of, कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेट हुआ है जिसका मेन मकसद है कि लोगों को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अकोमोडेशन दे रिजनेबल रेट्स पे, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन की के एग्जाम्पल क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सी हाउसिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डी नन ऑफ अबोव। सो ऑप्शन ई सी करेक्ट आएगा, क्योंकि जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है।
Then Mohan is a partner of AB firm, but his association is unknown to the general public. Mohan is A active partner, B sleeping partner, C partner by stubble और D secret partner. So मोहन एक पार्टनर है AB फर्म का, बट वो पार्टनरशिप में ज्वाइन है और ये बात कोई जनरल मीटिंग में उठाई नहीं गई। मोहन क्या है, पार्टनर है AB फर्म का, बट इसके एसोसिएशन जनरल पब्लिक को पता नहीं है। तो मोहन कौन सा पार्टनर होगा, तो यहाँ ऑप्शन डी आएगा, सीक्रेट पार्टनर। देन अ पर्सन हु बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर दैट ही इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म इज नोन एज। कि कोई पर्सन उसके शब्दों से या उसके कोई भी हैबिट से ये पता चलता है, ये दूसरों को लगता है कि ये पार्टनर है, वो जो है पार्टनर ऑफ द फर्म। और यही तो यहाँ पे आएगा पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सी नॉमिनल पार्टनर, डी नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, नॉमिनल पार्टनर। सॉरी, अ पर्सन जो अपने शब्दों से उसके ऐसा कुछ किया उसने कि उससे ऐसा दूसरों को लगता है कि वो फर्म का पार्टनर है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आएगा पार्टनर बाय स्टॉपल आता है, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। अ पर्सन इज रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर एंड ही डज नॉट डिनाई सच इंप्रेशन डिस्पाइट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ सच अ फैक्ट, सच अ पर्सन इज पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सी डोरमेंट पार्टनर, डी नन ऑफ अबव। एक पर्सन है जिसके कुछ ऐसा करने से ऐसा लगता है कि वो पार्टनर है एक फर्म का, और वो उसको डिनाई नहीं करता, ये नहीं कहता कि ये बात सच है कि गलत है, वो चीज़ नहीं प्रूव करता, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। देन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी कैन बी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में, तो यहाँ पब्लिक कंपनी की बात है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, सो प्राइवेट कंपनी में कितना होता है, 2 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। अ प्रपोज नेम ऑफ अ कंपनी इज नॉट कंसिडरेबल डिजायरेबल इफ it closely resembles the name of an existing company, B it is identical to the name of an existing company, C it is an emblem of statutory body in case of any of the above। so एक प्रपोज नेम कोई भी कंपनी का डिज़ायरेबल नहीं है अगर जो है अगर वो किसी जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी हो उससे मिलता जुलता हो, या तो ऐसा मतलब कुछ उसकी पहचान कराए जो पहले से इस्टेब्लिश या एग्जिस्टिंग कंपनी है। अदरवाइज़ क्या मतलब वो कोई एक हमारा जो स्टेट्यूटरी बॉडी है उससे रिलेटेड कोई सिंबल रिप्रेजेंट करता हो, तो ये सभी चीज़ अगर ऐसा होगा तो वो प्रपोज नेम कंपनी का डिज़ायरेबल नहीं माना जाएगा। सो इन सब चीज़ों में कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ अ प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट ऑफ लीव और प्रॉस्पेक्टर कैन बी इशूड बाय ए पब्लिक कंपनी, बी अ प्राइवेट कंपनी, सी आइदर ए एंड बी और डी नन ऑफ दिस। सो कोई भी प्रॉस्पेक्टस या प्रॉस्पेक्टस की जगह पे स्टेटमेंट एंड लीव, ये दोनों चीज़ कौन जो है इशू कर सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। सो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। Preliminary contracts are those which are signed A before incorporation, B after incorporation but before capital subscription, C after incorporation but before commencement of business, D after commencement of business। So preliminary contracts जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कब साइन किए जाते हैं, तो ये हम जब बिज़नेस इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उससे पहले ये होता है, तो ऑप्शन ए आएगा correct। for which the following business a partnership form of organization would be suitable, A grocery store, B craft center, C internet cafe, D chartered accountancy फॉर्म। सो कौन सा मतलब जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा ऐसा बिजनेस ज़्यादा सुटेबल रहेगा पार्टनरशिप फर्म के लिए। सो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म यहाँ पे पार्टनरशिप हो सकती है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी सुटेबल। ठीक है, जहाँ पे सिंगल ओनरशिप होती है ऐसा बिजनेस ये चारों ऑप्शन में से कहाँ पे सुटेबल होगा। ए आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, बी क्राफ्ट सेंटर, सी लीगल कंसल्टेंसी और जी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्राफ्ट सेंटर हम बोल सकते हैं जहाँ पे जो है सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा सुटेबल रहेगा। नाउ द दया भाग सिस्टम ऑफ Hindu undivided family business is prevalent in A. West Bengal, B. all over India, C. all over India except West Bengal, D. none of above। सो दया भाग सिस्टम जो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वो कहाँ पे लागू होता है। तो आपको याद रखना होगा कि दो टाइप के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिस्टम होते हैं, दया भाग और मिताक्ष। तो ये दया भाग जो होता है ना वो वेस्ट बंगाल में ही होता है, और मिताक्ष जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया में होता है, बट दया भाग छोड़ के। सो ये चीज़ दया भाग सिस्टम ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली ये वेस्ट बंगाल में ही लागू होता है। पार्टनरशिप इज़ गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1935, बी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1947 और डी नन ऑफ अबव। सो पार्टनरशिप एक्ट एक ही इंडिया में जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1947, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1952 और नन ऑफ अबव। सो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आएगा क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न करता है। Which of the partners does not contribute towards the capital of the firm? A. nominal partner, B. partners by holding out, C. all of these और D. partner by stoppers। सो कौन सा ऐसा पार्टनर है इसमें से जो कैपिटल नहीं लेके आता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा नॉमिनल पार्टनर जो कि अपना नाम यूज़ करने देता है, ठीक है, फर्म को, बट ही डजंट ब्रिंग कैपिटल। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 76. In a limited partnership, liability of all the partners is limited. Liability of at least one partner is limited. Liability of at least one partner is unlimited, whereas rest of the partners have limited liability. C. Liability of all the partners except one is unlimited. ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो है जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है वहाँ पे एटलीस्ट वन पार्टनर की अनलिमिटेड होती है और सभी की लिमिटेड होती है लिमिटेड में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी ए वर्बल, बी इन राइटिंग, सी वर्बल और इन राइटिंग, डी नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप कंपलसरी है कि नहीं वो सब नहीं पूछ रहे, क्या हो सकती है। तो पार्टनरशिप जो है अग्रीमेंट वो वर्बल और राइटिंग दोनों हो सकता है, ऑप्शन सी। द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, और मतलब कि अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेड नहीं है तो उसके गैर फायदे कौन से हैं। तो ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। The firm cannot file a suit against third parties. The firm cannot file a case against the partner. The all of above। यानी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस सारे आएंगे कि अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो कोई पार्टनर चाहे तो वो फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकता, ना ही कोई पार्टनर्स के खिलाफ, ना ही फर्म कोई थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकती है, और ना कोई फर्म कोई एक पार्टनर या दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ केस कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी correct, all of above। The registration of a partnership firm is compulsory, B optional, C neither compulsory nor optional, D none of above। so यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, यानी कि आपकी खुद के मतलब अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। A cooperative society is compulsory required to be registered under A. Cooperative Society Act 1912, B. Cooperative Societies Act 1932, C. Cooperative Society Act 1952 और D none of above। So cooperative society compulsory किसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, तो ये आएगा ऑप्शन ए Cooperative Society Act 1912। Now the maximum number of members in a cooperative society can be A 10, B 200, C 50, D no such limit is there। so maximum number of members कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई ऐसी लिमिट नहीं है। सो ऑप्शन डी आएगा क्योंकि वहाँ पे कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। अमूल इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सी कोऑपरेटिव सोसाइटी और डी नन ऑफ अबव। तो अमूल एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
Lack of secrecy is the limitation faced by which of the following organization: A. Public limited company, B. Cooperative society, C. both A and B, और D. none of both. So मतलब सीक्रेसी वही मेंटेन नहीं होगी जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे ओनरशिप बहुत से लोगों के पास भी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। A legal position of a promoter is that of A. an agent, B. a trustee, C. an agent as well as the trustee, D. neither an agent nor a trustee. So legal position promoter की कुछ भी नहीं होती, neither an agent nor a trustee. If the promoter does not disclose the secret profit earned by him and the company gets to know about it, the company can A. cancel the contract, B. recover the purchase price paid to the promoter, C. claim damages for the loss of suffered, और D. all of the above. अगर कोई प्रमोटर ने कोई भी उसका सीक्रेट प्रॉफिट हुआ है और वो उसने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया और लेकिन कंपनी को पता चलता है, तो कंपनी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, जो परचेस प्राइस है वो रिकवर कर सकती है प्रमोटर से, और जो भी उसको अगर लॉस हुआ कोई इस वजह से, तो वो क्लेम कर सकती है वो डैमेजेस का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सारी चीज़ें कंपनी कर सकती है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी signed by at least dash person in case of a public company and dash person in case of a private company. So ये आपको याद रखना है कि अगर जो भी सील होती है कंपनी की सील, ठीक है, उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पहले साइन किया होना चाहिए। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एटलीस्ट पब्लिक कंपनी होगी तो 7 पर्सन करते हैं साइन, और अगर प्राइवेट कंपनी है एटलीस्ट 2। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आएगा कि इतने पर्सन्स को साइन करना होता है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड इज एज, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रार को कंपनी रजिस्टर हो जाए। ए. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बी. कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, सी. स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, डी. ऑल ऑफ अबव। सो यहाँ ऑप्शन डी आएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स का कंसेंट और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। डैश इज ऑल्सो नोन एज सिचुएशनल क्लॉज और डोमिसाइल क्लॉज। ए. ऑब्जेक्ट क्लॉज, बी. कैपिटल क्लॉज, सी. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, डी. लायबिलिटी क्लॉज। तो इसमें से सिचुएशन क्लॉज और डोमिसाइल क्लॉज किसे बोलते हैं? तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डैश इज द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑप्शन ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी. द प्रोस्पेक्टस, सी. द चार्टर ऑफ द कंपनी, डी. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? तो ये ऑप्शन डी आएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर एंड कैन नॉट बी। तो यहाँ पे जो एक्ट जो मेमोरेंडम के स्कोप के बाहर किया जाता है तो वो कभी भी वैलिड नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है कि वो इनवैलिड होता है एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, और उसके हम एनफोर्स नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। देन a public limited company may either have its own article or may other to dash given in the company's status. So कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है वो या तो उसका खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, अदरवाइज वो टेबल ए अडोप्ट कर सकती है। क्या अडोप्ट कर सकती है? टेबल ए। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। The amount of registration fees payable at the time of registration of a company is rupees A 10,000, B rupees 12,000, C depends on the authorized capital of the company, D none of the above. So जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है कंपनी की, तो वो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना ऑथोराइज कैपिटल है उस पर डिपेंड करती है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। According to the cost concept, the assets are always valued at A market price, B purchase price, C current price, D market price और purchase price. So हमेशा कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट्स को परचेज प्राइस पे वैल्यू किया जाता है। परचेज प्राइस में कॉस्ट प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन या जो भी रिपेयरिंग एक्सपेंस होते हैं वो सभी होते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। तो वो सारी चीज़ें तो परचेज प्राइस ही उस पर ही एसेट्स को वैल्यू किया जाता है। नंबर 94 थियोरी ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन हैज़ प्रोपाउंडेड बाय। सो जो एक्स एंड वाई थियोरी है वो किसने दी है? मैस्लो, आउची, हर्जबर्ग और एम.सी. ग्रेगर। सो इट हैज़ बीन गिवन बाय ऑप्शन डी एम.सी. ग्रेगर, मैकग्रेगर।
देन डेलीग्रेशन कैन बी डन ऑफ, डेलीग्रेशन किसका हो सकता है, ऑथोरिटी, बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी अकाउंटेबिलिटी, डी नन ऑफ दिस। तो हमेशा ऑथोरिटी को डेलीग्रेट कर सकते हैं बट वी कांट डेलीग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एग्जिम बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन, एग्जिम बैंक कब स्टैब्लिश हुई थी, ए 1982, बी 1983, सी 1985 और डी नन ऑफ द अबव। तो एग्जिम बैंक 1982 को स्टैब्लिश हुई थी, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू चिप कंपनी, ए फाइनेंशियली साउंड कंपनी, बी सी कंपनी, सी न्यूली स्टैब्लिश कंपनी और डी पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो ब्लू चिप कंपनी उसको बोलते हैं जो कंपनी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन में होती हैं, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, ए मिनिमम प्रॉफिट पॉइंट, बी मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट, सी मिनिमम लॉस पॉइंट और डी नो प्रॉफिट नो लॉस। सो आपको याद रखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ना ही प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वॉज, ए ल्यूका पैसियोली, बी मार्शल, सी पिगो, डी डॉक्टर जे.आर. बार्टली बॉय, डी जे.आर. बार्टली बॉय। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि जो डबल एंट्री सिस्टम के फादर हैं वो लूका पैसियोली ऑफ इटली के हैं, ठीक है। द गवर्नर ऑफ RBI इज, ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी शक्तिकांत दास, डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। सो एट प्रेजेंट शक्तिकांत दास is the governor of RBI, so option C will be correct. Now according to which concept the owners are considered to be different from the business, option A business entity concept, B going concern concept, C money measurement concept और D accounting period concept। सो कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है जो ओनर्स हैं, ओनर्स और बिजनेस को सेपरेट एंटिटी माना गया है, तो ये आएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंगली इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर्स को दोनों को सेपरेट माना गया है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, ए सिंगल एंट्री, बी डबल एंट्री, सी कॉन्ट्रा एंट्री, डी बुक एंट्री। इसमें से कौन सा जो सिस्टम है वो साइंटिफिक सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है, तो वो है डबल एंट्री सिस्टम। Now debit the receiver and credit the giver is the rule for A personal account, B tangible real account, C nominal account, D representative personal account. So you must know the golden rules of accounting. Debit the receiver and credit the giver is the rule for personal account. So option A will be correct. Interest earned is A personal account, B real account, C nominal account और डी इंटेंजिबल रियल अकाउंट। सो इंटरेस्ट अर्नड ये एक तरह का इनकम हो जाता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। यू मस्ट नो दैट कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट द लॉसेस और एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे इंटरेस्ट अर्नड ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट, बी नेट लॉस, सी ग्रॉस प्रॉफिट और डी नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से हमें देखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किससे स्टार्ट होगा, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट से हो सकता है ग्रॉस लॉस, तो ऑप्शन में सी दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तो हमें लास्ट में मिलता है, स्टार्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे स्टार्ट पूछा है तो स्टार्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से होगा। ट्रेडिंग अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी नन ऑफ अबव। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे जो सेल परचेज है मतलब हम प्रॉफिट या लॉस जाने के लिए करते हैं, तो इनकम या लॉस के लिए होता है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। All revenue incomes are credited to manufacturing account, B trading account, C profit and loss account, D none of above। सो रेवेन्यू इनकम्स जो होते हैं, जो रेगुलर इनकम होती है उनको रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है रेवेन्यू इनकम या लॉस हो, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू लॉस तो वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे कैपिटल इनकम की बात करेंगे तो वो बैलेंस शीट आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स हैव डेफिनेट फिजिकल शेयर और आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। कौन सा ऐसा एसेट है जिसका डेफिनेट फिजिकल शेयर या आइडेंटिटी होती है। आज यहाँ पे आएगा फिक्टिशियस एसेट नहीं आ सकता, बी करंट एसेट्स भी नहीं आएगा बिकॉज इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इंटेंजिबल एसेट्स का भी फिजिकल एसेट नहीं होता। टेंजिबल एसेट दैट वी कैन सी एंड टच,
ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो चीज़ उनका फिजिकल आइडेंटिटी या शेयर होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो वो टैंजिबल एसेट्स होते हैं। Option C will be correct. The ratio which shows the proportion of profit earned in the business out of the current year profit is A. Retained earning profit, B. Payout ratio, C. Earning per share और D. नन। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो है जो चालू वर्ष में हमारा जो बिजनेस है उसमें से हमारा कितना प्रॉफिट रिटेंड हुआ है, तो वो बताता है, तो वो आएगा रिटेन्ड अर्निंग रेशियो। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड विद ए कैपिटल, बी प्रॉफिट, सी लॉस, डी डोनेशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किससे ऐड होगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी एडेड टू कैपिटल। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग कैपिटल और डी क्लोजिंग कैपिटल। सो हियर इट विल बी वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक। ऑप्शन बी विल बी correct. A high capital gearing ratio indicates A. Undercapitalization, B. Overcapitalization, C. Borrowed capital और D. long term funds। तो अगर एक हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है तो ये शो करता है अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, मतलब कम कैपिटल है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज फिक्स कैपिटल, इंक्रीज फिक्स कैपिटल। सो अगर हमारी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा ये वाला फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी तो वर्किंग कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Now, in fund flow statement, fund from operation is application of fund, sources of fund, application of cash और the source of fund। So fund flow statement में fund from operation क्या होता है, तो ये होता है sources of fund। ऑप्शन डी करेक्ट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट इज नॉन ट्रेडिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग गेन और लॉन्ग टर्म गेन। तो अगर हम कोई फिक्स असेट सेल कर रहे हैं तो उससे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो क्या होगा, तो उसको हम कहेंगे नॉन ट्रेडिंग गेन, क्योंकि हम यहाँ रेगुलर एक्टिविटी नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो आएगा नॉन ट्रेडिंग गेन। की इनकम भी नहीं आएगा, गेन बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरह का प्रॉफिट हुआ, वो भी कोई हमने बिजनेस ऑपरेट नहीं किया, तो नॉन ट्रेडिंग का आएगा। Now cash flow analysis is based on A. capital, B. fixed assets, C. cash concept of fund और D. working capital। So जो कैश फ्लो एनालिसिस है वो किस पे बेस्ड है, तो ये कैश कॉन्सेप्ट ऑफ फंड, क्योंकि इसमें होता है ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। What is the main objective of financial accounting? A. profit and loss account only, B. balance sheet, C. both profit and loss account and balance sheet, D. trial balance। So financial accounting का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ये दोनों होता है, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट जानते हैं और बैलेंस शीट जो होती है वो हमारी ट्रू एंड फेयर पोजीशन बताती है बिजनेस की। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। According to which concept all transactions are measurable in the terms of money are recorded in accounts? Business entity concept, going concept, concern concept, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और दी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। यानी कि कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजेक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ मनी टर्म्स में, जो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकते हैं वही रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये आएगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यानी कि जो इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो हम कहते हैं ना कि किसी का हाई डेडिकेशन वर्क हो रहा है, एफर्ट्स हो रहे हैं, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में, तो वो सब चीज़ें अकाउंटिंग में नहीं दिखा सकते। तो मनी मेजरमेंट, जो सिर्फ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, वो यही कहता है कि जो चीज़ मनी टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकती है वो रिकॉर्ड करनी है। While putting the value or price of an entity in financial records, the lowest price is recorded, not the current price or current market value. This is known as A. business entity concept, B. conservation, C. expenditure concept, D. money measurement concept। तो ऐसा कहते हैं कोई भी वैल्यू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में डाली जाती है तो जो करंट प्राइस है या मार्केट प्राइस है वही रिकॉर्ड नहीं करते, उसकी लोवेस्ट प्राइस करते हैं, ठीक है। सबसे कम वो कौन सा कॉन्सेप्ट पे, वो होती है कंजर्वेशन, जैसे कि बैड डेप्ट या वो सभी चीज़ें जो होती हैं वो यही पे डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट इज़ ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट और डी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट एक तरह का रियल अकाउंट होता है। सो ऑप्शन बी विल बी
correct. Now, the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction events which are in part and list of a financial character and interpreting the results thereof, A journal entry, B ledger, C accounting, D none. तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये AICPA उन्होंने दी थी, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट फॉर सर्टिफाइड पब्लिक एजेंसी उन्होंने दी थी। तो उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का काम ही होता है कि रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना एक इम्पॉर्टेंट तरीके से, और मनी ट्रांजेक्शन्स को, वो इवेंट्स या वो पार्ट्स जो बहुत ही फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के हैं, उसके रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करके उसको इंटरप्रेट करना। So option C will be correct. Inflation accounting is also called revaluation, B replacement, C none और D all. So जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है उसको क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। So option B will be correct. A process of accounting that recognizes the impact of transactions on the financial statement in the time periods when statement in the time period when revenue and expenses occur instead of when cash is received or disbursed is called basis A accrual, B cash, C none, D A and B। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तब दिखाया जाता है जब रेवेन्यू एक्सपेंस एक्चुअली हुआ है, बट तब नहीं कि जब वो रिसीव या दिया जाता है। तो ये होता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वेयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रिकग्नाइजेशन वुड अकर व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड डिस्बर्स्ड इज कॉल्ड, कि एक ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जहाँ पे रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को तब रिकग्नाइज किया जाता है, तब कहा जाता है कि वो चीज़ हुई है जब कैश मिलता है या दिया जाता है। तो ये आएगा कैश कॉन्सेप्ट। सो ऑप्शन ए विल बी correct. Dash, they are the present obligations arising from past events. It also arises when as asset is created or acquired. तो कौन सी चीज़ है यहाँ पे जो कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हमने पास्ट में की हो उसकी अब जवाबदारी हमारे लिए हुई है, तो वो क्या होता है? तो वो हो जाता है लायबिलिटी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इज़ अ रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज़। तो एक इंटरेस्ट बचता है, रेसिडुअल इंटरेस्ट असेट्स और मतलब कि लायबिलिटीज़ डिडक्ट करने के बाद, तो वो होता है इक्विटी। सो ऑप्शन ए बी विल बी करेक्ट, क्योंकि असेट्स में से हम लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? इक्विटी बचेगा, क्योंकि इक्विटी प्लस लायबिलिटी होता है ना, तो इक्विटी बचता है। द कन्वेंशन कॉन्सेप्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट टुगेदर मेक अप एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस एट एनी गिवन टाइम आर कॉल्ड। तो जब भी कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट, रूल्स और प्रोसीजर जो एक साथ मिलके कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस बनाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज डैश अकाउंट, ए रियल अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट आएगा। ये एक तरह का क्या, हमने इंश्योरेंस का पेमेंट पहले से कर दिया, एक तरह हमारा एक्सपेंस हुआ जो कि हम नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स दैट cash is received by the business from the proprietor. It results in the immediate receipt of cash. Antony commencement business with rupees 10,000. B bought goods for cash rupees 2,000. C charged commission to Chandel rupees 100. D sold goods for cash rupees 1,000. तो यहाँ पे यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैश प्रोप्राइटर की वजह से आया है बिजनेस में, तो ये आएगा एंथनी कमेंस्ड बिजनेस विथ रुपीज़ 10,000। A cash book which is used to record both cash and bank transaction is referred to as डैश कॉलम कैश बुक। जो एक कैश बुक जहाँ पे बोथ बैंक और कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, वो कौन सी बोलेंगे? तो उसको डबल कॉलम कैश बुक बोल सकते हैं, 2 कॉलम कैश बुक, यानी बी आएगा। सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स असेट्स आर अ कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अगर हमने फिक्स असेट बेच के जो उसका बचा है, सेल प्रोसीड्स मिला है, तो उसको हम बोलेंगे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ये होगा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कोई
ये मतलब ये नहीं है कि हम रोज़ रोज़ फिक्स एसेट बेचने जाते हैं, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद ही ये बेचा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट पता करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? सो ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बी ट्रेडिंग अकाउंट, सी यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी कि कोई भी प्रोडक्शन कॉस्ट जानने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। नाउ 133 वो ड्रॉस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? ऑप्शन ए डेब्टर, बी बैंक, सी फिक्स एसेट, डी क्रेडिटर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये डेब्टर बनाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन 134 financial position of the business means position about profit and losses, position about incomes and expenses, position about liquid funds. Option D what the business owes to other and it owes at a given point in time. तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस मतलब ये होता है कि कोई एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पे बिज़नेस को मतलब बिज़नेस है उसको दूसरों को कितना देना है और दूसरों से कितना लेना है। Sales to Ram ₹450 posted to his account as ₹550 would affect sales account, Ram account और cash account. Option D none. So cash जो था वो सेल्स जो थी वो 450 की हुई थी और वो रॉन्गली पोस्ट हो गई 550 की, तो यहाँ पे राम का अकाउंट अफेक्ट होगा। ठीक है। Now the book value of old furniture was ₹1500. It was sold for ₹500. The difference is एक ओल्ड फर्नीचर था उसकी वैल्यू थी 1500 और उसको बेचा 500 का, तो डिफरेंस जो है वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल लॉस। तो यहाँ पे जो सबसे पहले देखना है कि रेवेन्यू है कि कैपिटल। तो फर्नीचर एक एसेट है वो कैपिटल में आता है, तो वो एक पहले तो कैपिटल हुआ और यहाँ पे बेचा कम वैल्यू पे है, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी कैपिटल लॉस हुआ। ओवरकास्टिंग ऑफ परचेसेस जनरल वुड अफेक्ट सेल्स अकाउंट ओनली, परचेज अकाउंट ओनली, सप्लायर्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, डी सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। सो जो यहाँ पे क्या है कि जो परचेजेस हैं उसका ओवरकास्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे? तो ऑब्वियसली सप्लायर अकाउंट और परचेज दोनों होंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Discount allowed on issue of shares is an example of A capital loss, B capital expenditure, C revenue expenditure और D deferred revenue expenditure. So जो यहाँ पे बोलते हैं ना कि शेयर्स हैं उस पर जैसे आपको पता होगा प्रीमियम और शेयर्स, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। सेम वे में डिस्काउंट अगर अलाउ कर दिया इशू ऑफ शेयर्स पे तो वो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। According to the money measurement concept, which transaction will be recorded in the books of the account? A. Health of manager, B. Quality of goods, C. Value of building or D. Qualification of employees. So students, as I have explained you earlier also that money measurement concept के according चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ ना हो लेकिन उसकी अगर मनी वैल्यू नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे कि हेल्थ ऑफ मैनेजर, क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग की वैल्यू ही रिकॉर्ड हो सकती है। Now 140 salary paid to Rahman was recorded in cash book as payment to Rahman. This is an error of A. omission, B. commission, C. compensating error और D. principal. जो सैलरी जो पे की गए थे रहमान को वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई एज पेमेंट टू रहमान। सो यहाँ पे कौन सी एरर आएगी? तो यहाँ पे एरर आएगी प्रिंसिपल एरर। कौन सी आएगी? प्रिंसिपल एरर। क्योंकि जो सैलरी है वो जो है उसको की गई थी मतलब तो उसको रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल एरर हो जाती है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह के एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे? ए. वेजेस, बी. कैरेज इनवर्ड,
सी नन ऑफ अबव, डी नन बोथ ए एंड बी। सो स्टूडेंट्स, वेजेस और कैरेज इनवर्ड ये दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये दोनों के दोनों हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे आएंगे। वेजेस, कैरेज इनवर्ड ये दोनों डायरेक्टली हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी उससे रिलेटेड है, तो वो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। अगर यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, कैरेज इनवर्ड यहाँ पे नहीं आ सकता, ना ही वेजेस आएंगे। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ पासबुक, दी पार्ट ऑफ कैश बुक, सी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक और दी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। सो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? तो ये एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो कस्टमर प्रिपेयर करता है अपनी बैंक पासबुक और अपनी कैश बुक दोनों से मतलब एक रिकनसाइल करने के लिए, मैच करने के लिए। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? ये अभी रिपीट हुआ क्वेश्चन कि प्रोडक्शन कॉस्ट जानने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है। माइंस क्वेरीज इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश एसेट्स। ऑप्शन ए फिक्टिशियस एसेट, बी लिक्विड एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स और डी वेस्टिंग एसेट्स। सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, माइंस और क्वेरीज एक तरह से वेस्टिंग एसेट होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होती हैं, अगर खान है उसमें से अगर कोई चीज़ निकाली जाएगी धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, तो वेस्टिंग एसेट्स बोल सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। रियल अकाउंट reports A gains and losses, B dealing commodities, C dealing with creditors और debtors। सो रियल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? तो रियल अकाउंट जो है कोई भी कमोडिटीज़ यानी जो चीज़ें हैं उनकी लेन देन को रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। गेंस एंड लॉसेस या क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स का नहीं आएगा, सो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। Auditing refers to A reporting the financial information, B examination of financial information, C maintaining the ledger accounts और D preparation of financial statement। सो ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग की हम अगर देखेंगे ना तो वही होता है उसकी कि जो अकाउंटिंग में जो वर्क हुआ उसका वेरिफिकेशन होता है, उसका एग्जामिनेशन होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। और जितने भी हैं यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए वो सब अकाउंटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि अकाउंटिंग में ही लेजर बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट किया यानी जो यूज़र्स हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, ठीक है। जर्नल्स आर ऑल्सो रिफर टू एज ए बुक ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, बी टी अकाउंट, सी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज और डी बुक ऑफ एंट्रीज। तो जर्नल को हमेशा क्या बोला जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, सी आएगा। सबसे पहले एंट्री यही बुक्स में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायबिलिटी? ऑब्लिगेशन, फ्यूचर बेनिफिट्स, सी रिसोर्सेज, डी एक्सपेंसेस। इसमें से कौन सी जवाबदारी होती है? तो ऑब्लिगेशन, जो किसी का ऑब्लिगेशन होते हैं वो एक तरह की लायबिलिटी होती है। द अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ए पोस्टिंग, बी नॉन क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट, सी क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट, डी नॉन ऑफ अबव। सो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं? तो जो इसमें होता है तो वो क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट्स यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं ऐसे इकोनॉमिक इवेंट्स जो है इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं ना। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ए फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, बी कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, सी कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स और डी ऑल ऑफ अबव। सो अकाउंटिंग क्या क्या बताती है? कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो है फाइनेंशियल कंडीशन बताती है, कंपनी की टैक्स लायबिलिटी बताती है और कॉस्ट एंड इनकम मैनेजर्स का बताती है, ऑल ऑफ अबव। तो आई थिंक यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें अकाउंटिंग हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको ऐसे ही और जो है ऐसे ही और एंट्रेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए मोस्ट टाइमली, सो यू कैन कमेंट ऑन आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।